हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो कि होगा यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ मेंस के एग्जाम का। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट की बात करें 16वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंच चुके हैं और इसमें अगर हम बात करें तो सिलेबस के अनुसार आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाना है। तो 100 क्वेश्चन पूरा फुल प्रैक्टिस सेट हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये 100 क्वेश्चन होगा, आपको समय 2 घंटे दिया जाएगा एग्जाम में और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, या फिर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, या फिर लोकसभा के चुनाव में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायती राज के चुनाव में आरक्षित स्थानों को जो है चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें अगर देखा जाए तो चक्रानुक्रम में महिला, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात ऐसे प्रत्येक 5 वर्ष तक जो है घूमती रहती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या होती है ये बताना है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है लागू है, जिसमें ग्राम खंड और जिला स्तर पर और स्थानीय स्वशासन की जो है त्रिस्तरीय संरचना लागू है, जो कि अनुच्छेद 243 के बी के अनुसार पंचायत राज व्यवस्था में स्थानीय शासन जो है त्रिस्तरीय का प्रावधान है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर। किंतु मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे मध्यवर्ती स्तर को गठित नहीं किया जाता। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित जो होता है ये पंचायती राज पद्धति होता है। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय प्रावधान है? तो 29 विषय दिए गए हैं। इनमें से बताना कि कौन एक सा उनमें से नहीं होगा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, सड़कें, पुस्तकालय, उच्च शिक्षा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन में जो उच्च शिक्षा दिया गया है ये वो 11वीं अनुसूची में जो विषय प्रावधान उसमें जो है नहीं दिया गया है, टोटल 29 विषयों में से। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे चीज़ों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा को हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ग्राम सभा को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए 1/3 होनी चाहिए, आवश्यक है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। दिया गया है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की जो धाराएं हैं उनको आपको याद रखना है, मतलब याद करना है। देख लीजिए, ठीक है, आपका पीडीएफ उसको इंटरनेट पर मिल जाएगा डाउनलोड करके, उसमें मुख्य मुख्य जो धाराएं उसको याद कर लीजिए। यहाँ पे ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया धारा 2 के एच में। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायत को उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का अप्रकाशित धारा 12 के रूप में जो है बनाया गया है। मूल रूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से गठित एक निकाय, जो कि धारा 12 के 1 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। और धारा 2 के एच में ग्राम पंचायत को जो है परिभाषित किया गया। तो सारी चीज़ें ये आपको उसमें मिल जाएंगी इस अधिनियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था वर्ष 1977 में। ठीक है, और अशोक मेहता समिति ने सिफारिश किया था, 132 सिफारिशें टोटल की थी, उसमें से मुख्य था इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन का प्रस्ताव किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल पंचायत के गठन के सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया है? तो यही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, मंडल पंचायत का गठन का सुझाव जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जिसमें जिला स्तर पर इन्होंने कहा था जिला परिषद, ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने का प्रावधान दिया था, और इन्होंने कहा था कि इसके नीचे मंडल पंचायत होना चाहिए, मतलब 2 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था?
तो वो काल रहा था राजपूतों का। राजपूत के काल में जो है स्थानीय संस्थाएं मतलब पंचायती संस्थाओं का जो है महत्व कम हो गया था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, क्या प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में पंचायती जो राज है वो शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है, लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाता है, सामुदायिक विकास करता है। तो सभी प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संविधान के भाग 9 में कौन से अनुच्छेद सम्मिलित हैं? ठीक है, भाग 9 में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है तो ये बताना। तो इसका जो अगर हम बात करें तो भाग 9 जो है पंचायत तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गया था, जिसमें 29 विषय शामिल है। और ये अनुच्छेद 243 यहाँ पे होना, 243 से लेकर 243 तक जो है इसमें सम्मिलित है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रामीण सामाजिक संरचना के कौन से बुनियादी घटक हैं? तो देखिए ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी बहुत सारे बुनियादी घटक होते हैं, जिसमें परिवार आता है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय भी आता है, जाति भी आता है, इसके अलावा धर्म आता है, शिक्षा आती है, ठीक है, सत्ता है, अर्थव्यवस्था हो गया, आत्मनिर्भरता आदि बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये सभी चीज़ें जो है मुख्य घटक के रूप में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण क्या है इसमें से? तो पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों के कारण अगर देखेंगे तो अशिक्षा एवं ग्रामीण निर्धनता जो है, ठीक है, गाँव में जो निर्धनता है, गरीब लोग हैं, और अशिक्षा है, ज़्यादातर शिक्षित लोग नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा सफलता के रुकावट का कारण है। दलगत जो राजनीति होती है ये भी आता है। संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी है। तो ये सभी जो है कारक बन जाते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक बुलाने एवं बैठक की समीक्षा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ग्राम सभा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की बैठक बुलाने व उस पर समीक्षा करने का अधिकार के अलावा ग्राम सभा में चल रहे विकास कार्य, ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत संबंधी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था रखना आदि सभी कार्य आते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक मास में कितनी बार होती है? देखिए प्रत्येक महीने में ग्राम पंचायतों की बैठकों की बात करेंगे तो ये कितनी बार होनी चाहिए? तो कम से कम एक बार तो होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कम से कम एक बार होती है, किंतु 2 लगातार बैठकों के बीच 2 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा एक नया भाग 9, अब भाग 9 इसमें दे दिया गया जबकि ये था यहाँ पे भरना था, कौन सा एक नया पार्ट जोड़ा गया है? तो उस पार्ट का क्या है? भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन अधिकारी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति किया जाता है किसके माध्यम से करता है? तो देखिए निर्वाचन अधिकारी जो होता है या रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी नियुक्ति जो है निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग करता है जो कि एक जिला अधिकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर निर्वाचन आयोग से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि जो होती है ये किसके द्वारा अवधारित किया जाता है? तो भारतीय संविधान का जो 243 अनुच्छेद है, 243 टा के 2 में कहा गया है बात की किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी वित्त के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा अवधारित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वो है संविधान का अनुच्छेद 243 डी, यानी कि यहाँ पे घ हो जाएगा 243 का घ, जहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव जो होता है वो ग्राम सभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ग्राम सभा के सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से किस तरह से चुने हुए लोग शामिल होते हैं? तो पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित जो प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से, तो उसमें देखा जाए तो गुप्त भी चुनाव होता है और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है चुने हुए लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ आंसर गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। तो बी एंड सी आंसर सही है, डी पार्ट, बी व सी दोनों। पंचायत अदालतों का नाम परिवर्तन करके न्याय पंचायत किस वर्ष किया गया था? तो ये करा गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में के चुनाव के बाद जो है पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की अगर हम बात करेंगे तो मतलब शुरुआत किया गया था, क्यों शुरुआत किया गया था? तो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत किया गया था। तो कुपोषण को दूर करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 8 मार्च 2018 को इसकी शुरुआत किया गया था। राजस्थान का एक झुंझुनू शहर है, ठीक है, झुंझुनू शहर, तो वहाँ से इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 29 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों में सहायता करने के लिए कितनी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया? समितियों की बात करेंगे तो टोटल 6 समितियां यहाँ पे गठन का प्रावधान है। कौन कौन सी समिति है? तो नियोजन एवं विकास समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गई, निर्माण कार्य समिति हो गया, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति हो गया, प्रशासन समिति होगी, जल प्रबंधन समिति होगी। तो 6 समितियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, साफ जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में कौन नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है? तो वो कार्य करता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ठीक है। पेयजल स्वच्छता विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेयजल स्वच्छता विभाग इसका क्या है? राइट आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास है तो ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कब लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था वर्ष 2015-16 से। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वर्ष 2015-16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किस किस संस्कृतियों के आधार पर होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का विभाजन है वो वित्त आयोग सिफारिश करेगा, इसके आधार पर जो है होता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, वित्त आयोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा यदि वो अस्वस्थ मन का हो, यदि वो दिवालिया हो, यदि उस पर किसी नैतिक उद्यमता का दोष सिद्ध हो चुका है, तो ये सभी कारक बन सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियां जो ग्राम पंचायत को देय हों को मालगुजारी की बकाया के रूप में जो है वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण के कितने महीने के भीतर संकल्प पारित करना होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3 महीना, ठीक है। 3 महीने के भीतर संकल्प पारित करना होता है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों में वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला दिया गया, पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और दूसरा, पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों पर निर्भर नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इन दोनों में से बताना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सही कथन की बात करेंगे तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में पूर्ण रूप से जो सक्षम है, तो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र एवं सरकारों पर निर्भर नहीं है, जो कि गलत है। केंद्र एवं राज्य सरकारों पर जो है पंचायतें निर्भर होती हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ना तो एक सही है ना तो 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश जो है दिया गया है, और कौन सी प्रपत्र संख्या के अंतर्गत दिया गया है? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। प्रपत्र संख्या 13, प्रपत्र संख्या 13 में जो बातें कही गई हैं, क्या किस बारे में? मृत जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश इसमें दिया गया है। जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार है, और इसमें कहाँ पर विस्तार है? तो देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार जो है संपूर्ण भारत में है, तो संपूर्ण भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे तो स्कूल में प्रवेश के लिए भी होती है, आयु को प्रमाणित करने के लिए होता है, रोजगार प्राप्त करने के लिए भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, कानूनी संविदा करने के लिए, विवाह के लिए, इन सभी के लिए जो है जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ई पंचायत कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत को ऑनलाइन अद्यतन जानकारी से लैस करना। अद्यतन मतलब करंट मुद्दा से लैस करना, तो ये सही है। ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना, ये भी सही है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख मतलब 2.45 लाख पंचायतों के आंतरिक प्रवाह को स्वचालित करना, तो ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी चीज़ें जो है ई पंचायत के बारे में सही है, ठीक है। ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? तो G2C की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब सरकार से नागरिक, सरकार से नागरिक, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। ये संबोधित करता है सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस्परिक जो व्यवहार है गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी में आता है, जैसे कि आयकर विवरण जमा करना, विद्युत एवं जल संबंधी शिकायतें करना इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत
कब तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसके लिए रखा गया था वर्ष 2022 तक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई? इंदिरा आवास योजना की बात करेंगे तो वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य रहा था कि अनुसूचित जात जनजात मुक्त बंधुआ मजदूर के सदस्यों के द्वारा मकानों के निर्माण में सहायता करना और गैर अनुसूचित जाति जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों को अनुदान मुहैया कराकर सहायता करना। तो ये सभी इसके उद्देश्य रहे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। ठीक है। तो 1980 का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जिसमें इस योजना का उद्देश्य क्या रहा था? बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार, जैसे कि मछली पालन हो गया, ईंधन हो गया और ऊर्जा प्लांट लगाना, चारागाह के लिए चारा विकास प्लांट लगाना, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है, ग्रीन कार्ड योजना कब शुरुआत किया गया था? ग्रीन कार्ड योजना की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1 जुलाई 1985 को किया गया था। ठीक है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। और ये जो था योजना, ये नसबंदी को प्रोत्साहन देने के लिए योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम की गति देने तथा छोटे परिवार की अवधारणा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के साथ शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है इनमें से? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है ये सामुदायिक विकास कार्य का पहला स्थापित कार्यक्रम था, जिसे 1953 में जो है स्थापना इसकी किया गया था। ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। चलिए आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सर्विस सेंटर यानी 2.0 यानी CSC 2.0 योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायत सहायक की नियुक्ति है तो सूचना प्रसारित किया जाएगा किसके माध्यम से? तो देखिए, पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए ग्राम पंचायत में डुग्गी पिटवाकर ग्राम प्रधान के द्वारा मुनादी करवाई जाएगी और ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर जो है प्रकाशित भी किया जाएगा। तो उपरोक्त तो दोनों विधियों से किया जाएगा। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। पंचायत सहायक मनरेगा से संबंधित कौन कौन से कार्य करता है? देखिए, पंचायत सहायक मनरेगा से संबंधित कार्य की बात करेंगे तो जॉब कार्ड बनवाता है, निगरानी करता है, क्रियान्वयन में सहयोग करता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्टी। उपरोक्त सभी कार्य करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय बनाया गया है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है? तो नया राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए समय सीमा 15 से 30 दिन रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 15 से 3। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के आधार पर जो है तैयार किया जाता है। मनरेगा के तहत काम के लिए अनुरोध पर कितने दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाता है? तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट 15 दिन के अंदर। ठीक है। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ? तो उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1959 में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? तो इसके लिए निर्धारित किया गया है 60:40। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब शुरुआत किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 में। ठीक है। जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलियन शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल रखा गया है 100 मिलियन से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। क्वेश्चन हो गए 50, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं जिनको हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, ये आपका काम है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2022 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कैच द रेन कैंपेन जो है ये कब क्या है? कैच द रेन कैंपेन, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये एक वर्षा के पानी का संरक्षण करता है। तो आंसर सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम जो पूरा है, इसमें से कौन सा उद्देश्य इसके निहित थे? तो पूरा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें विद्युत कनेक्टिविटी थी, बाजार कनेक्टिविटी थी, नॉलेज कनेक्टिविटी थी। तो ये सभी थे। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पूरा जो शुरुआत किया गया था 2003 में लागू किया गया था। ठीक है। ये जो पूरा योजना था ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सोच थी। इसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फसल बीमा योजना की शुरुआत किया गया था वर्ष 1985 में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 अप्रैल 1985 को जो है ये फसल बीमा योजना शुरुआत किया गया था।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में सत्य कथन बताना। पहला दिया गया कि यह योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी, जो कि गलत है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों के भीतर 17,245 अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकरण करेगी, ये भी गलत है। यह योजना नवंबर 2014 में शुरू की गई थी, तो ये सही है। योजना के अंतर्गत सरकार 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण करने में फैसला किया था, तो ये सही है। तो 3 और 4 इसका सही है, जो कि डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा। किसको प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, स्वस्थ गांव होना चाहिए, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव हो, सुशासन वाला गांव हो, स्कूलों में मिड डे मील चले, तो ये सभी चीज़ें जो है इसके तहत प्राथमिकता प्रदान किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल में मिड डे मील जो है अलग एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका एक अलग मिड डे मील कार्यक्रम चला गया, तो 5 नंबर नहीं होगा, सिर्फ 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो सी पार्ट सिर्फ सही है। ठीक है, सी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांव में मानव विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप जो है शुरू किए जा सकते हैं? तो इसके लिए शुरुआत किया गया संपूर्ण टीकाकरण करना, महिला पुरुष अनुपात में संतुलन रखना, सभी को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सभी चीज़ें इसके तहत कार्यकलाप शुरुआत किया जा सकता है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुहैया कौन करवाता है? कौन होता है राजनीतिक? यहाँ पे मुखिया होगा। ठीक है, मुखिया। राजनीतिक मुखिया कौन होता है ग्राम पंचायत के स्तर पर? तो ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया होता है ग्राम प्रधान। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। आदर्श ग्राम को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए आदर्श ग्राम को? तो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लिंग आधारित गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, स्कूल में पोषण युक्त मध्याह्न भोजन चलवाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें सुनिश्चित होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, स्मार्ट विलेज के चरण 2 में संबंधित विषय क्या है? तो स्मार्ट विलेज के चरण 2 में संबंधित जो विषय हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो उद्योग हो गया, उद्यमशीलता हो गया, स्वच्छ एवं पेयजल हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कौन कौन सा है? तो यहाँ स्मार्ट विलेज के चरण 2 में सिर्फ उद्योग को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 का ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, एक न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो एक न्याय पंचायत में कम से कम 10 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो 25 सदस्य हो सकते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अधिक वाला पूछा जाएगा तो 25 हो जाएगा। ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को कितने महीनों में संशोधित किया जाता है? तो ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक मतलब 3 महीने के आधार पर जो है संशोधित करते हैं, तो त्रैमासिक हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल और सुरक्षा समितियों के गठन में सहयोग देने का कार्य कौन करता है? तो इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी करेगा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ग्राम पंचायत के अधिकारी क्या होता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी जो होता है पंचायत और सरकार के बीच की एक कड़ी होती है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत और सरकार के बीच की एक कड़ी होती है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विजन किस मंत्रालय का है? तो ये विजन जो है ये पंचायती राज मंत्रालय का ही है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये 65 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए ग्राम पंचायत से। आप देखेंगे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। किसी ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में किस डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आंसर की बात करेंगे तो वो होता है माउस। ठीक है, माउस का प्रयोग करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल और ढोने में आसान है? तो पोर्टेबल करने में अगर देखा जाए तो लैपटॉप सबसे छोटा हल्का होता है, जिसको ले जाने में क्या होता है जो है आसान होता है। तो पोर्टेबल करने में क्या हो जाएगा? 67 लैपटॉप। अब लैपटॉप के साथ अगर टैबलेट भी दिया होगा तो उसको भी पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी करने में जो है आसान होगा। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि मतलब एआई, मतलब इसका एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? अब देखिए, लिस्प एक प्रकार का क्या है? ये लैंग्वेज है। जॉन मैकार्थी ने इसका जो है खोज किया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी के लिए जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका प्रयोग हम नॉन स्टैटिस्टिकल डाटा के प्रोसेसिंग में करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 में हमें मिलान करना है। बाएं कॉलम में ओएस एब्स्ट्रैक्शन दिया गया है और हार्डवेयर, इधर हार्डवेयर है, इधर ओएस एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेड जो दिया गया है, थ्रेड को
किसके द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो नियंत्रित, तो थ्रेड जो होता है वो सीपीयू के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ए का सी हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। बी में वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया गया है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है ये वर्चुअल मेमोरी एड्रेस का एक सेट होता है जिसे एक प्रक्रिया उपयोग कर सकती है, तो ये क्या होती है, मेमोरी हो जाएगा। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो फाइल सिस्टम का प्रयोग जो है डिस्क के प्रबंधन के लिए करते हैं, तो डिस्क से संबंधित हो गया। सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो सिग्नल जो होता है वो किसके लिए होता है, तो एक प्रकार का ये इंटरप्ट जो होता है एक प्रकार का सिग्नल होता है, संकेत होता है, तो ये इससे मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान करते हैं, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है, इनमें से तो वो कौन सा जो है सॉफ्टवेयर होगा ये बताना। ठीक है, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, वो होता है फर्मवेयर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या होता है, NIU का फुल फॉर्म बताना। NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, CGI का तात्पर्य क्या है, CGI का मतलब क्या होता है, CGI का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है, इसमें से डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप की अगर हम बात करें तो 74 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट बायां। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो Ctrl+D कुंजियां दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, कौन सा डायलॉग बॉक्स आता है, तो वो डायलॉग बॉक्स है फॉन्ट, फॉन्ट आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, इनमें से तो वो हो जाएगा .docx डॉक्स। ठीक है, MS एक्सेल फाइल को और क्या कह सकते हैं, तो MS एक्सेल फाइल को और कहा जाता है वर्कबुक। MS एक्सेल फाइल को और क्या कहते हैं, वर्कबुक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन जहाँ पे सारी चीज़ें ढूंढी जाती है, जैसे कि गूगल हो गया, पिंग हो गया, याहू हो गया, इन सभी से ढूंढा जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि ये सर्च इंजन, तो बी पार्ट हो जाएगा, जो कि सर्च इंजन कौन सा नहीं होगा, तो बी पार्ट इंस्टाग्राम। बायोस का फुल फॉर्म बताना, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो सी पार्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में कन्वर्ट करना होता है, तो सॉफ्टवेयर का मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना सॉफ्टवेयर का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है, इनमें से तो कौन सा स्थान है जहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सरकरा मतलब कि चीनी वाला, तो कानपुर में ये स्थित है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कानपुर में क्या स्थित है, सी पार्ट, जहाँ पे भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान है। और वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, तो मेरठ में पड़ता है। ठीक है, लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, और नोएडा में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्थित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का देखा जाएगा तो 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात अगर पूछ लेगा तो 918 हो जाएगा। ठीक है, और शहरी लिंगानुपात अगर पूछ लेगा तो 894 है, 894 है शहरी लिंगानुपात। संपूर्ण भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किसी से संबंधित। दस्तक अभियान की अगर हम बात करेंगे तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जो 38 जिले हैं उसमें दस्तक अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड है, तो उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है इनमें से। तो देखिए, विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित ये 7 जून 2009 को जो है उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना के द्वारा प्रदेश के 24 जिलों में ऊसर एवं बीहड़ भूमि सुधार संबंधी 6 वर्षीय योजना जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 6 वर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था, और इस योजना की अनुमानित लागत जो थी 1332 करोड़ रुपए। ठीक है, ये अनुमानित लागत थी। दिए गए विकल्पों में से अगर देखा तो सीतापुर इसमें नहीं आता, सीतापुर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला है जहाँ पे देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या टोटल कितनी है, तो देखिए उस समय अगर देखा जाएगा तो
ये जब पूछा गया था क्वेश्चन तो 4 था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 है, तो यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो तराई क्षेत्रों में बुक्सा जनजाति निवास करती है। ठीक है, जो कि बिजनौर और आगरा जिले में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। ठीक है। बाकी खासी जो जनजातियां हैं ये मेघालय में निवास करती हैं, और भोटिया जनजाति ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड में जो है गोंड जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में कौन सी है? गोंड जनजाति पाई जाती है। चलिए, गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो वो था अमीर खुसरो। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो पर्व है समर्पित है वो किस ऋषि को समर्पित है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो है व्यास ऋषि, ऋषि व्यास को। ठीक है, रचयिता किसके? महाभारत के रचयिता हैं। तो इनके जो है इनका जन्म हुआ था आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, तो इसी दिन गुरु पूजा का विधान है। और गुरु पूर्णिमा जो है वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है, तो इन्हीं को समर्पित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई की अगर हम बात करेंगे तो ये जो बधाई है ये बुंदेलखंड का क्या है? एक लोकगीत है। ठीक है, तो बधाई हो जाएगा बुंदेलखंड का एक लोकगीत। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन रहा था? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुसैन शाह। क्या नाम था? हुसैन शाह। ठीक है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। इस वंश की स्थापना जो है मलिक सरवर ने किया था 1394 ईस्वी में। ठीक है, सरकी वंश। और उल्लेखनीय है कि जौनपुर की स्थापना की बात करें 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। चलिए, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-19। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट, जो कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। अगला प्रश्न है रामपुर का, यहाँ पे रामपुरा होना चाहिए, रामपुरा। ठीक है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है? तो झांसी जिले में ये गांव पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला प्रश्न, मिलान करना अगले क्वेश्चन में हमें सूची 1 से सूची 2 में। टेराकोटा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है टेराकोटा की अगर हम बात करें तो गोरखपुर फेमस है टेराकोटा के लिए। लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं? तो लकड़ी के खिलौने के लिए वाराणसी हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन तो चिनार में बनाया जाता है, और कांच का सामान जो है ये फिरोजाबाद में बनता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किसकी निकटता? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है शक्ति के स्रोत की निकटता के कारण यहाँ पे हिंडाल्को को स्थापित किया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से? तो यहाँ अगर देखिए दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, तो ये स्थित है। ठीक है, ट्रोनिका सिटी नोएडा, जो कि गलत है। ट्रोनिका सिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना गाजियाबाद में किया गया। कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद। और ट्रोनिका सिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये IT एवं IT के लिए जो है सेक्टर के लिए जो है ये स्थापित किया गया है, ट्रोनिका सिटी नाम दिया गया है। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये सभी सही हैं। तो बी पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य इसमें से शामिल हैं? तो यहाँ अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं बिठूर आता है, चित्रकूट, झांसी, कालंजर और महोबा आता है। तो डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, डी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध जो है ये कहाँ किस जिले में है? तो ये महोबा जिले में है। ठीक है, महोबा जिले में ये बांध चरखारी में बना हुआ है। चरखारी, महोबा जिले में चरखारी पड़ता है, वहीं पर ये बांध बना हुआ अर्जुन नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो अर्जुन बांध की लंबाई की बात करेंगे तो 42 किलोमीटर लंबा है। ये मुख्य नहर से महोबापुर और हमीरपुर जिलों में जो है सिंचाई किया जाता है। तो इससे लाभान्वित होने वाला जिला जो है इसमें ऑप्शन में हमीरपुर दिया गया, तो हमीरपुर हो जाएगा आंसर। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत रहता है?
तो उत्तर प्रदेश का योगदान जो है भारत में 90% है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेंथा तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला का नाम बताना, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी पार्ट, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।